जय हिंद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ज्योग्राफी की जो पहली क्लास थी वो क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि ज्योग्राफी की क्लास के अंतर्गत मैंने जो क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए दिया था उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों ने ऑलरेडी कर ली होगी। देखो, इस पूरी सीरीज का स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। कारण यह है कि ज्योग्राफी एक एनालिटिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप डायरेक्टली एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके पूरे टॉपिक को कवर नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, जैसे कि क्रैश कोर्स की भांति आप लोगों को पहले कंटेंट समझाऊंगा, टॉपिक पढ़ाऊंगा, टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, और फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ शिफ्ट करेंगे। जैसे कि जो हमारी कल की क्लास थी उस क्लास के अंतर्गत हमने क्या डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था वहां पर कि भारत का जो ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन है, जिसके अंतर्गत हमने क्या देखा था, भारत का लेटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन देखा था। हमने यहाँ की जो मानक अमोत्तर रेखा होती है उसको याद करने का ट्रिक भी समझा था। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास करते हैं उसको भी याद करने का ट्रिक देखा था हमने। इसके साथ साथ हमने देखा था कि पूरे विश्व में एरिया के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भारत की क्या रैंकिंग है, भारत के अंतर्गत स्टेट की क्या रैंकिंग है, और इसके अलावा जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है भारत की वो किन किन स्टेट के साथ कैसे कैसे, किस क्रम में, कोस्टल बाउंड्रीज कैसे कैसे, ये सारा टॉपिक हमने पिछली क्लास में कवर किया था। और उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि देखो भाई, इस बुक के अंतर्गत जो आप लोगों को 22 क्वेश्चन यहां पर दिया गया इस टॉपिक से, उन 22 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग यहां पर कर लेना। देखो, इन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन मेरा पैटर्न ये रहेगा कि जैसे आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले यहां पर टॉपिक नंबर 2, जो कि है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो जब ये टॉपिक आज डिस्कस करके हम लोग कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हम लोग कुछ जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है, जो कि टफ क्वेश्चंस है, जो लगातार पैटर्न पे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप लोग भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पैरेलली करते रहो। इससे क्या होगा कि कंटेंट जो थ्योरी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा ज्योग्राफी आने वाले 15 दिनों में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर हम लोग पढ़ने वाले पूरी हिमालय पर्वत श्रेणी को। इसके हम लोग मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को समझेंगे, कुछ एनालिटिकल कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो चलिए पूरे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने आपसे पहले भी कहा है कई बार कि जब भी हम किसी के डिवीजन को पढ़ रहे होते हैं, डिवीजन करते हैं किसी टॉपिक का, क्यों करते हैं सब डिवीजन? क्योंकि हमको उस टॉपिक को पढ़ने में थोड़ा हमारे लिए सहूलियत हो जाए। तो भारत का भी जो भौतिक विभाजन है, जो फिजिकल डिवीजन है, वो इसी आधार पर किया गया कि हम लोगों को भारत को समझना थोड़ा इजी हो जाए। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि भारत की जो भौतिक संरचना थी, जो यहाँ का जो फिजिकल स्ट्रक्चर था, उसके अकॉर्डिंग हमने भारत को 5 प्रमुख पार्ट में डिवाइड किया। कौन से 5 प्रमुख पार्ट है भाई? सबसे पहला पार्ट आपका जो हिमालय पर्वतमाला जो है, उत्तर में भारत की जो पूरी हिमालय पर्वत श्रेणी है, उसको हमने यहाँ पर डिवाइड किया। इसी के अंतर्गत, हिमालय के अंतर्गत ही हम लोग कई सारे सब डिवीजन फिर से करते हैं, जैसे कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ये सारा डिवीजन भी हम लोग पढ़ने वाले, तो निश्चिंत रहना। सेकेंड डिवीजन जो भारत के अंतर्गत किया जाता है वो है आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन, जो सिंधु, गंगा, यमुना का जो पूरा मैदानी क्षेत्र है, इनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पर क्या है भाई? ये आपका आता है यहाँ पर पेनिसुलर प्लेटू, जो प्रायद्वीपीय पठार का पूरा रीजन है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। फोर्थ और फिफ्थ, इन दोनों को जनरली मर्ज करके पढ़ा जाता है। ये आपका कोस्टल प्लेन, जो आपका तटीय मैदानी क्षेत्र है, और आइसलैंड, जैसे जो कि जितने भी आपके यहाँ पर द्वीपीय क्षेत्र है, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो ये 5 प्रमुख पार्ट हैं जिनको कि हमको भारत की भौतिक संरचना को समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टू द पॉइंट क्लासेस को। हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर कैसे कैसे हुई हैं। देखो, आपको भी बात बहुत अच्छे से पता है कि जो हिमालय है, एक टर्म आपने हमेशा सुना होगा कि जो हिमालय है वो पूरे विश्व की सबसे नवीन फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन है, मतलब सबसे नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। नवीन से मतलब यह हुआ कि इसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है, मतलब कि एक समय ऐसा भी था जब हिमालय एग्जिस्ट नहीं करता था। तो हम लोग चलिए पहले यह समझते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे है। देखो भाई, सबसे पहले एक पूरा विश्व एक महाद्वीप का हिस्सा था, जो था आपका पेंजिया। आई होप कि ये टॉपिक आपने इससे पहले पढ़ा होगा। ठीक है, कि पेंजिया महाद्वीप आप लोगों का सबसे पहले पूरे विश्व में केवल एक ही महाद्वीप ही था। आगे चलकर क्या होता है, कुछ करोड़ों वर्ष पश्चात ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट जो कि नॉर्दर्न पार्ट था, इसको हम लोग अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अंगारा लैंड, और इसी को हम लोग लॉरेंसिया भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंगारा लैंड या लॉरेंसिया दोनों इसी का नाम है। इसके बाद जो साउदर्न पार्ट था यहाँ पर, जिसको कि हम लोग गोंडवाना कहते हैं, और ध्यान रखिएगा भारत इसी इसी महाद्वीप का पार्ट था, गोंडवाना का ही पार्ट था। ठीक है, आगे चल करके फिर से क्या होता है था,
इसी लॉरेंसिया और गोंडवाना के मध्य में आपको यहाँ पर टेथिस सागर देखने को मिलता है। ठीक है, टेथिस सागर या फिर टेथिस समुद्र जो है आपको यहीं पर देखने को मिलता है, इन दोनों के मध्य में। आगे चलकर फिर क्या होता है कि जो गोंडवाना के हिस्से से ये फिर कई पार्ट में डिवाइड होता है और इसी में से एक भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो डिवाइड होकर के नॉर्थ की तरफ मूव करता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, ये नॉर्थ की तरफ मूव करना प्रारंभ करता है और मूव करते हुए यूरेशिया की जो यहाँ पर प्लेट थी, ठीक है, जो यहाँ पर यूरेशिया की प्लेट थी, इस प्लेट से टकराता है और टकराने के कारण से क्या होता है, जैसे देखो दो प्लेटें आ रही है, मानो ये आपका गोंडवाना का एक हिस्सा है जिसमें भारत आपका शामिल है और ये आते हुए यूरेशिया के प्लेट से टकरा रहा है। जब टकरा रहा है तो यहीं से आपकी हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। ठीक है, चूंकि ये कई बार फोल्ड होकर के चीजें बनी है तो इसको हम लोग फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। आपको बहुत सारी परतदार चीजें देखने को मिलती है, इसका कारण है कि फोल्डेड माउंटेन आप लोगों का कहलाता है। तो पहली बात तो ये समझो कि फोल्ड माउंटेन है, ये हिमालय सबसे नवीन फोल्ड माउंटेन है। इसकी उत्पत्ति के कई सारे थ्योरीज हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट है, उसमें से एक थ्योरी जिसको भी हमने डिस्कस किया वो था कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अच्छा चलो मैं आप लोगों को यहाँ पर होमवर्क दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ ये जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है इसके फादर किसको कहा जाता है। ठीक है, इसके जनक किसको कहा जाता है, इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में देना है। अब समझना, हिमालय की उत्पत्ति का केवल एक ही सिद्धांत नहीं है, कई अन्य भूगोलवेत्ताओं ने अन्य अन्य सिद्धांत भी दिए। जैसे कि एक और बहुत प्रमुख सिद्धांत है जिसको हम लोग कहते हैं भूसन्नति का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है भाई, समझिएगा थोड़ा सा बात आप लोग। ये कहता है कि जैसे मानो आपका ये जो टेथिस सागर था, ठीक है, ये आपका है टेथिस सागर, ध्यान दीजिएगा, ये आपका टेथिस सागर है, इधर आपका ये हो गया गोंडवाना और ये आपका हो गया लॉरेंसिया। ठीक है, लॉरेंसिया, मेरे राइटिंग पर कोई नहीं जाएगा, हम लोग टू द पॉइंट चीजों को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो गोंडवाना लैंड का आपकी जो नदियां हैं वो नदियां अपने जो डिपॉजिट थे उस डिपॉजिट को ये टेथिस सागर में आकर के गिरा रही थी। सिमिलर कॉन्सेप्ट से जो आपका लॉरेंसिया या फिर जो अंगारा लैंड था, इसकी नदियां भी टेथिस सागर में अपने डिपॉजिट को यहाँ पे गिरा रही होती है। इसके कारण से क्या होता है कि टेथिस सागर में धीरे धीरे यहाँ पर अवसाद जमना प्रारंभ हो जाते हैं, अवसाद जमना प्रारंभ हो जाता है और कुछ करोड़ों वर्ष पश्चात ये अवसाद इतना ज्यादा जम जाता है कि इसके भार के कारण से ये टेथिस सागर और नीचे दबना प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इसकी आकृति क्या होगी, धीरे धीरे चेंज होना प्रारंभ होगी। ठीक है, ये नीचे दबेगा और जब कोई चीज नीचे दबती है, अगर आप उसको एक साइड से फैला रहे हो तो ये बाकी साइड से चिपकना प्रारंभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर फोर्स प्रारंभ होता है लगना और इस कारण से इसकी जो साइज है वो चिपकना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, और इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर आपको हिमालय की उत्पत्ति देखने को मिलती है। तो हिमालय की उत्पत्ति के ये सारे कॉन्सेप्ट है, हम चूंकि रिवीजन कर रहे हैं तो हमने आपको बहुत बेसिक तौर पर हिमालय की उत्पत्ति का एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाया। अब हिमालय के संदर्भ में कुछ बातें और समझना। देखो हिमालय को हम लोग 4 प्रमुख पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक, 4 प्रमुख पार्ट में फिर से डिवाइड करते हैं। किन किन पार्ट में भाई, ये पर ध्यान से देखिएगा आप लोग यहाँ पर। देखो देखो सबसे पहला जो पार्ट यहाँ पर आप लोगों का है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब क्या होता है, पार हिमालय। ये हिमालय की पूरी श्रेणी में सबसे प्राचीन हिमालय है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो अगर ये हिमालय आप इधर से देख रहे हो, अगर मानो आप मैं कैसे एग्जांपल दूं, एक मिनट, देखो मानो ये आपका हिमालय है, ठीक है, और आप इधर यूपी से खड़ा होकर के हिमालय को देख रहे हो, तो आपको यहाँ पर जो हिमालय दिख रहा है ना वो बृहद हिमालय सबसे ऊपर दिखेगा। उसके नीचे आपको दिखेगा यहाँ पर मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को हम लोग लघु हिमालय भी कहते हैं, और उसके बाद आप लोगों को दिखता है यहाँ पर शिवालिक हिमालय। तो बृहद, मध्य और शिवालिक, ये 3 हिमालय आपको इस साइड से दिखते हैं। इसके पीछे हिमालय का एक और श्रेणी बनता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ये पार हिमालय, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। कई बार पूछता है कि निम्नलिखित में सबसे प्राचीन कौन सा है, तो वो ट्रांस हिमालय। क्लियर है। इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, और इसी ट्रांस हिमालय में अगर आप समझोगे ध्यान से, ठीक है, तो अगर मैं हिमालय की पूरी स्ट्रक्चर को पढ़ने की पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्थ टू साउथ डिवाइड करूं तो क्या रीजन बनता है, कैसे डिवाइड होता है। देखो आपको सबसे उत्तर में यहाँ पर तिब्बत का पठार देखने को मिलेगा, तिब्बत प्लेटू देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको बीच में टेथिस हिमालय देखने को मिलता है, और फिर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है हिमालय के सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज, ठीक है, जो कि आपके हैं बृहद हिमालय। देखो बृहद हिमालय के अन्य सारे नाम भी हैं, जैसे कि इसी को हम लोग महान हिमालय भी कहते हैं, इसी को हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। तो बृहद हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री, ये तीनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना कभी भी। बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूजन में आते हैं कि भाई ये महान हिमालय क्या है, सर हमने तो बृहद हिमालय पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो ग्रेट हिमालय, इंग्लिश वाले ग्रेट हिमालय ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो भाई बीच में आप लोगों को पड़ता है लघु हिमालय, इसी को हम लोग मध्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को पड़ता है सबसे, उसको हम कहते हैं शिवालिक।
और शिवालिक के बाद यहाँ पर आप लोगों का स्टार्ट होता है, बीच में वो रीजन पड़ता है भाबर, खादर, बांगर, और ये जो पूरा आप लोगों का रीजन पड़ता है उस रीजन को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद आप लोगों का इंडो गैंगेटिक प्लेन पूरा पड़ता है, और फिर आप लोगों का आगे चल करके जो पेनिनसुलर प्लेटू का जो पूरा रीजन था भारत का, वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो नॉर्थ टू साउथ डिवीजन इस प्रकार से, इसकी पूरी परिच्छेदिका इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिल रही है। आई होप कि ये बात आप लोगों को दिमाग में समझ में आ रही होगी कि हिमालय कैसे कैसे है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग पहले हिमालय के स्ट्रक्चर को समझो। अरे फैक्ट तो हम लोग याद कर लेंगे, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो याद तो कर ही लेंगे, लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट समझो। अब देखो दो तीन बातें समझना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रांस हिमालय से। अच्छा, ट्रांस हिमालय से पहले भी एक बात समझना, जो पूरी हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये पूरे विश्व की सबसे नवीन फोल्ड माउंटेन है। एक बात आपने डिस्कस कर लिया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये समझो कि हिमालय पर्वत श्रेणी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, मतलब पूर्व पश्चिम दिशा के अंतर्गत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो करीब 2500 किलोमीटर की है। क्योंकि देखो एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि विश्व की जो अन्य पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे कि यूराल हो गया, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, ठीक है, ये सारी आपके नॉर्थ टू साउथ में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण में, जबकि हिमालय पर्वत श्रेणी आपको पूरब से पश्चिम में देखने को मिलती है। इसकी कुल लंबाई करीब 2500 किलोमीटर है। इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो ये आपको ज्यादा चौड़ा देखने को मिलता है पश्चिम दिशा में, ठीक है। पश्चिम हिमालय जो होता है आप लोगों का, जो वेस्टर्न हिमालय पूरा आप लोगों का है, ये हिमालय की जो कुल चौड़ाई है ये करीब 900 किलोमीटर के अराउंड है। और ईस्टर्न हिमालय जो आप लोगों का है, ईस्टर्न हिमालय की जो कुल चौड़ाई है वो एवरेज करीब 600 किलोमीटर के अराउंड है। क्योंकि ईस्टर्न हिमालय की चौड़ाई कम है इसलिए इसकी हाइट ज्यादा होती है। तो एवरेज हाइट आप लोगों की ईस्टर्न हिमालय की ज्यादा है, पूर्वी हिमालय की ज्यादा है, ये बात भी ध्यान रखना। और एवरेज चौड़ाई जो है वो आप लोगों की पश्चिम हिमालय की ज्यादा है। इतनी बातें याद रहेंगी, इतना बातें समझ में आएगा। अब हम लोग स्टार्ट करें ट्रांस हिमालय से। देखो भाई, ट्रांस हिमालय को भी हम लोग बहुत ही क्लियर तौर पर समझेंगे और बहुत अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये ऐसे पोर्शन है ना जो कि एक बार आप लोग पढ़ लिए अच्छे से तो आपको फिर कभी भूलेगा ही नहीं और कभी आप लोग गलत करके आओगे ही नहीं, ठीक है। ध्यान देना। देखो अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय में मुख्य तौर पर 3 पर्वत श्रेणियां शामिल होती है। कौन कौन सी पर्वत श्रेणी भाई? एक आप लोगों की होती है काराकोरम, ध्यान दीजिएगा, एक होती है आप लोगों की काराकोरम, दूसरी होती है आप लोगों की लद्दाख श्रेणी, और तीसरी आप लोगों की होती है जास्कर श्रेणी, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, याद करने का तरीका क्या हुआ? कलेजा, ठीक है, कलेजा याद कर लोगे, क्लियर हो? कलेजा याद करना है आप लोगों को, ठीक है, अपना कलेजा निकाल करके ज्योग्राफी में रख दो। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, नॉर्थ टू साउथ, ये आपकी ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं। कई भूगोलवेत्ता ऐसे भी हैं जिन्होंने पीर पंजाल को, जो कि जनरली हम लोग उसको लघु हिमालय का पार्ट मानते हैं, लेकिन कुछ भूगोलवेत्ता आपको पीर पंजाल को भी ट्रांस हिमालय का पार्ट मान लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं उसका भी क्रम याद कर लेते हैं, ठीक है। चूंकि ये सबसे साउथ में पड़ रहा है तो कलेजा पार, ठीक है, ये पीर पंजाल आप लोगों का, ठीक है, कलेजा पार। तो एक ट्रिक पहले तो ये नोट कर लो कि आप लोगों को याद करनी है कलेजा पार। कलेजा पार क्या है भाई? ये ट्रांस हिमालय का नॉर्थ टू साउथ एक क्रम है, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और आप लोगों का हो गया पीर पंजाल, ठीक है। अब बातें समझना, कुछ बातें यहां पर आप लोग और समझो। अगर हम ट्रांस हिमालय के उत्तर में जाएं तो यहां पर आपको देखने को मिलता है पामीर ग्रंथि, इसको हम पामीर नॉट कहते हैं, पामीर का पठार भी कहते हैं, ठीक है। देखो पामीर का पठार, इसकी आकृति कुछ ऐसे हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर आकर के की आकृति कुछ ऐसे, ये पठार टाइप का रीजन है, ठीक है, पामीर ग्रंथि सीरीज को हम लोग कहते हैं। और इसके पूर्वी साइड में, इसके ईस्टर्न साइड में यहां पर आपको एक पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है, उसका नाम है कुल्लून श्रेणी, कुल्लून श्रेणी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुल्लून श्रेणी कहां पर है? तो काराकोरम के भी उत्तर में पड़ती है ये, ठीक है, काराकोरम के भी उत्तर में पड़ती है, ध्यान रखना। और समझो भाई, पामीर ग्रंथि के अगर हम वेस्ट साइड में जाएं, अगर हम पश्चिम में जाएं तो आपको यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। कई बार इसी को हम लोग महान हिमालय, फिर जो ग्रेट हिमालय, उसका भी एक पार्ट मान लेते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो पहले तो समझो मैपिंग में कहां कहां पर लोकेशन है। तो पामीर ग्रंथि कहां पर था, कुल्लून श्रेणी कहां पर थी, हिंदुकुश श्रेणी कहां पर थी, ये याद हो गया। ट्रांस हिमालय के 4 प्रमुख पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, कलेजा पार, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, याद रहेंगे ये सारी चीजें। चूंकि देखो जो काराकोरम है तो के से प्रोनाउंसिएशन होता है, के से होता है, तो इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं उनका नाम भी K2 K4 फॉर्मेट में ही होता है। आपने पढ़ा भी होगा, K2 पढ़ा है आपने। K2 क्या होता है भाई? गॉर्डिन ऑस्टिन,
विश्व की सेकंड सबसे ऊंची चोटी, सबसे पहली चोटी क्या है भाई? एवरेस्ट। सेकंड सबसे ऊंची चोटी क्या है? केटू। तो केटू का नाम है गॉर्डन ऑस्टिन, काराकोरम में ही एग्जिस्ट करती है। इसी काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पर आपको सियाचिन ग्लेशियर भी देखने को मिलता है। कल की क्लास में हमने सियाचिन ग्लेशियर का लोकेशन देखा था, याद आ रहा है ना? वो जो पीओके और अक्षय चैन की जस्ट बीच में आता है, भारत का ऑक्यूपाइड हिस्सा है, भारत का ही अभी वहां पर अपना अधिकृत क्षेत्र भी है भारत का वो, ठीक है। तो ये सियाचिन ग्लेशियर आप लोगों का काराकोरम श्रेणी में ही पड़ता है। इतनी बातें याद रहेंगी। अब कुछ बातें और समझो। देखो, काराकोरम और लद्दाख के मध्य में, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ ताकि चीजें आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आए, ठीक है। ट्रिक नोट कर लेना, मैं ट्रिक आप लोगों को फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, कलेजा पार, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, तो ये तो याद कर लेना। प्रीवियस ईयर में कई बार क्रम पूछा हुआ है नॉर्थ टू साउथ लगाने में, और आप लोग गलती करके आते हो, मुझे ये भी पता है। अब देखो, दो तीन शब्द समझो। जो ये काराकोरम और लद्दाख है, ठीक है, जो काराकोरम और लद्दाख है, इसके बीच में से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं शोक नदी, ठीक है। यहाँ पर दिखाया नहीं हुआ है, लेकिन मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर इसके बीच में से एक नदी आती है, उसको हम लोग कहते हैं शोक नदी, ठीक है। ये वही शोक नदी है जो कि सिंधु की सहायक नदी है। अब सिंधु कहां से आ रही है भाई? सिंधु अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका चेमायांगडुंग ग्लेशियर है, ठीक है। चेमायांगडुंग ग्लेशियर है तिब्बत के पठार में, और यहां से सिंधु की उत्पत्ति होती है, जो कि लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से फ्लो करते हुए आपकी आगे जाती है, ठीक है। लद्दाख और जास्कर के मध्य से फ्लो करते हुए आगे जाती है। ये नदी आप लोगों की है सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको याद करने के लिए ट्रिक्स बता रहा हूं। ये ट्रिक आपको मैप देखकर समझ में नहीं आएगा। कई बार प्रश्न ये बन करके एग्जाम में पूछता है कि सिंधु नदी कहां से होकर फ्लो करती है, किन किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से फ्लो करती है, तो वो है लद्दाख और जास्कर। वो है क्या? लद्दाख और जास्कर। अब कई बार प्रश्न ये भी बनता है कि शोक नदी सिंधु की किस तट की सहायक नदी है, ठीक है, किस तरफ से आकर के मिल रही है, किस तरफ की ट्रिब्यूटरी रिवर है ये। तो देखो भाई, अगर आप सिंधु नदी का फ्लो देखोगे तो सिंधु नदी इस साइड फ्लो कर रही है, और जो श्योक नदी है वो आपको इस साइड से आकर के उससे मिल रही है, ठीक है, राइट साइड से आकर मिल रही है। तो ये दाएं तट की सहायक नदी मानी जाती है, ठीक है। दाएं तट की राइट साइड की आपकी ट्रिब्यूटरी रिवर ये है। इतनी बातें याद रहेंगी। हमने क्या क्या डिस्कस किया ट्रांस रिवर के, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत? हमने डिस्कस किया काराकोरम, हमने डिस्कस किया लद्दाख, हमने डिस्कस किया जास्कर, और हमने एक पीर पंजाल भी देखा था, जिसको भी हम लोग आगे चल करके लघु हिमालय वाले टॉपिक में भी देखेंगे, ठीक है, तो परेशान नहीं हो रहा है। अब हमने यहाँ पर ये देखा कि जो श्योक नदी है वो काराकोरम और लद्दाख के मध्य से फ्लो कर रही है, लद्दाख और जास्कर के मध्य से आपकी सिंधु नदी फ्लो कर रही है, और ये दोनों नदियां फिर आगे जाकर के मिल जाती है। श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी मानी जाती है, ठीक है। हमने देखा कि काराकोरम के उत्तर में पामीर ग्रंथि है, पामीर ग्रंथि के पूर्व में कुल्लून श्रेणी है, और पामीर ग्रंथि के पश्चिम में हिंदुकुश श्रेणी है। इतनी बात याद हो गई। अब और समझो, काराकोरम का ही आपको विस्तार देखने को मिलता है तिब्बत में कैलाश श्रेणी के रूप में, ठीक है। जो कैलाश श्रेणी आप लोगों की है, ये काराकोरम का ही विस्तार मानी जाती है, जिसको हम लोग तिब्बत श्रेणी के अंतर्गत देखते हैं, ठीक है। ये बात भी याद रखना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो इतनी पॉइंट यहां पर आप लोगों के क्लियर हो गया। विश्व की सेकंड सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है केटू, जिसको हम लोग गॉर्डन ऑस्टिन भी कहते हैं, ये काराकोरम में एग्जिस्ट करती है। यहीं पर आप लोगों का सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है। इतने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ध्यान रखना, इतने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एक बार याद कर लिए तो मजा आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं बृहत हिमालय पर, ठीक। अब हम लोग आते हैं बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, ठीक है, हिमाद्री, इन टॉपिक्स पर आते हैं और इन टॉपिक को समझना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर देखो भाई, देखो ये समझना, अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो बृहत हिमालय है, जिसका विस्तार है, वो सबसे, अगर आप पश्चिम में जाओगे तो आपको नंगा पर्वत देखने को मिलता है यहाँ, ठीक है, नंगा पर्वत देखने को मिलता है। और नंगा पर्वत से ये होता हुआ ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? नामचा पर्वत तक। नामचा पर्वत आपको ध्यान रखिएगा, ये भारत में नहीं है, ये आपको पड़ जाता है तिब्बत के क्षेत्र में, ठीक है, तिब्बत के क्षेत्र पड़ जाता है। और हिमालय की एक सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर यह है कि हिमालय अपने पूरब और पश्चिम दोनों दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, साउदर्न डायरेक्शन में एक मोड़ को दिखाता है। जैसे कि आप देखो अगर, तो नामचा बरवा के पास से हिमालय क्या हो गया है, यहाँ पर आपको ये मुड़ गया है इस साइड, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का ये मुड़ गया। यहीं पर आप लोग नागा हिल्स देखते हो, पटकाई बूम देखते हो, मिजो पहाड़ियां देखते हो, तो ये आपको दक्षिणवर्ती डायरेक्शन में आपको एक मोड़ दिखता है यहाँ पर। इसी प्रकार से जो नागा पर्वत है, जो नंगा पर्वत है, यहाँ से भी आपको एक दक्षिण डायरेक्शन में एक मोड़ दिखाई देता है, और उसी मोड़ का एक विस्तार आप लोगों का ये हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है। क्या है? हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है। और एक दूसरा विस्तार आप लोग का यहाँ पर सुलेमान रेंज, जो कि पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, सुलेमान रेंज है। तो हिमालय की जो बृहत हिमालय शाखा है,
ठीक है, जो बृहत हिमालय शाखा, जो ग्रेट हिमालयन शाखा है, ब्रांच है, वो अपने पूरब और पश्चिम दोनों कॉर्नर पर आपको साउदर्न डायरेक्शन में मुड़ी हुई दिखेगी। एक शाखा आपको, अगर मैं वेस्टर्न की बात करूं, तो आपको सुलेमान रेंज और हिंदुकुश में देखने को मिलती है, और वहीं पर आपको पूर्वी क्षेत्र में आपको यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी, गारो, खासी, जयंतिया कह रहा हूँ, ये आपका नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, ये सारी पहाड़ियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर रहेगा इतनी पॉइंट? ठीक है, इतने बातें बस आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। अब देखो 2-3 बातें हम लोग यहाँ पर और समझते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है याद करना। ठीक है, हम लोग को समझना है अब इसके बाद से लघु हिमालय। बृहत हिमालय में हम लोग कुछ पॉइंट्स एक बार और देख लेते हैं कि बृहत हिमालय में कौन कौन से लोकेशंस हम लोग को यहाँ पर याद रखनी है, क्योंकि कई बार वो लोकेशन से भी प्रश्न पूछता है। ठीक है, मैप में एक बार आप लोगों को एग्जैक्टली खोल लेता हूँ। देखो ये मैप है, ठीक है, मैं बाकी चीजें इरेज करता जा रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पे ड्रॉ करते चल रहे हो। ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी पॉइंट्स है। अब देखो भाई, ये आपका जो बृहद हिमालय की पूरी श्रेणी है, वो यहाँ नंगा पर्वत से स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ नंगा पर्वत से स्टार्ट होती है, नामचा पर्वत तक जाती है। तो ये बात ध्यान रखना। इसके बीच बीच में कुछ कुछ आपकी चोटियां हैं, जो कि आप लोग को यहाँ पर याद रखनी है। जैसे कि सबसे प्रमुख चोटी मैं आप लोगों को टिक करता जा रहा हूँ, ध्यान रखना। एक कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पर पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में पड़ता है। आप थोड़ा सा और बढ़ो वेस्ट डायरेक्शन में, आपको यहाँ पे मकालू चोटी देखने को मिलेगी, मकालू पर्वत देखने को मिलेगा। तो ये मकालू पर्वत है, ये नेपाल में पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। मकालू के साथ साथ आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको एवरेस्ट पर्वत भी है। ठीक है, एवरेस्ट पर्वत भी है, ये भी याद रखना। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर अन्नपूर्णा पर्वत देख रहे हो। ठीक है, अन्नपूर्णा पर्वत देख रहे हो, यहाँ पर आप धौलागिरी देख रहे हो। ये सब नेपाल की बातें हैं, ये सब नेपाल में। ठीक है, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सब नेपाल में है। ठीक है, नंदा देवी आप लोगों का पड़ जाता है इंडिया में, ये बात ध्यान रखिएगा। नंदा देवी आप लोगों का पड़ जाता है इंडिया में, और यहीं पर आप लोगों का कामेंट देखने को मिलता है, कामेंट देखने को मिलता है। तो बृहद हिमालय के अंतर्गत ये कुछ प्रमुख चोटियां हैं जिनके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? केटू चोटी थी, जो कि काराकोरम श्रेणी में थी, जो कि ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा था। विश्व की सेकंड सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट पर्वत है, एवरेस्ट पर्वत है। ठीक है, सॉरी, विश्व की सेकंड सबसे ऊंची चोटी केटू चोटी थी, जो कि आपकी काराकोरम श्रेणी में थी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर्वत है, जो कि आपका नेपाल में पड़ता है, जो कि बृहत हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, ये बातें याद रहेंगी। अब बृहत हिमालय में आपने क्या देखा कि कुछ पर्वत चोटियां, जो कि हमने याद किया कि ये भाई ये नंगा पर्वत से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। सबसे जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है इसकी पूरे पश्चिम में, एक नामचा बरुआ है, एक नंगा पर्वत है। बीच में ध्यान रखो भाई, आप इसका भी क्रम वेस्ट टू ईस्ट याद रखना। कामेंट, फिर नंदा देवी भारत में पड़ गया, इसके बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, ये चार आपका नेपाल में पड़ेगा। फिर कंचनजंगा आपका सिक्किम में पड़ेगा, और फिर आपका नामचा बरुआ पड़ेगा। तो ये बृहत हिमालय कुछ प्रमुख चोटियां हैं। कई बार प्रश्न ये भी पूछता है कि हाइट के अकॉर्डिंग इनको आप लोग अरेंज करिए क्रोनोलॉजी ऑर्डर में। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग आप इनको अरेंज करिए। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज करोगे भाई? सबसे ऊपर आप एवरेस्ट रख दो। ठीक है, एवरेस्ट रख दो, फिर आप रख दो कंचनजंगा, कंचनजंगा रख दो। उसके बाद आप रख दो यहाँ पर मकालू। ठीक है, मकालू, फिर आप रख दो यहाँ पर धौलागिरी, धौलागिरी, फिर आप रख दो अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। याद रहेंगे ये सारे पॉइंट्स? ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। मैप में ड्रॉ कर लेना। मैंने आप लोगों से पहले दिन ही बोला था कि मेरे साथ साथ ये जो एटलस वाली मैप है, ऑक्सफोर्ड वाली मैप, इस मैप को अपने पास रखो, और जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं उसमें इन सारे पॉइंट्स को मार्क करते चलो। यही इंपॉर्टेंट पोर्शंस आप लोगों को कवर रखने और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखने। अगर आप मैप में ड्रॉ नहीं कर रहे हो तो अपने नोटबुक में या फिर भारत का एक मैप लेकर के आओ, खाली मैप, और उसमें सारे पॉइंट ड्रॉ करते हुए आगे बढ़ते चलो। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और देखो भाई, तो ये बृहद हिमालय का भी आपका पूरा टॉपिक कवर हो गया, ट्रांस हिमालय भी आपका कवर हो गया। अब हम लोग थोड़ा शिफ्ट करते हैं आप लोगों के लघु हिमालय की तरफ। ठीक है, लघु हिमालय की तरफ। देखो, लघु हिमालय पे अगर मैं आऊँ, लघु हिमालय पे जब मैं आऊँ तो ये बात समझिएगा, जो लघु हिमालय आप लोगों का या फिर जो मध्य हिमालय है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हिमालय है। क्यों है भाई? ठीक है, क्योंकि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे लोकेशन है। जैसे कि आपका कुल्लू, शिमला, मनाली, नैनीताल, ये सब आपको यहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर एक प्रकार की बहुत ही प्यारी शीतोष्ण मुलायम उष्णकटिबंधीय घास आपको देखने को मिलती है। ठीक है, शीतोष्ण मुलायम घास देखने को मिलती है, जिसको हम लोग मर्ग घास कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग घास कहते हैं। आप इसी के नाम पर देखो यहाँ पर तो सोनमर्ग और गुलमर्ग देखने को मिलता है। क्योंकि देखो, बृहद हिमालय क्या है ना, जनरली ये आपका बर्फ से ढका रहता है। मध्य हिमालय का जो रीजन है, वो गर्मियों के सीजन में क्या होता है, बर्फ यहाँ पर पिघलती है। जब बर्फ पिघलती है तो इसके जो एरिया है, इस एरिया में आपको यहाँ पर कई सारे घास के मैदान देखने को मिलते हैं। यही इसकी खूबी है। तो इसको हम लोग कहते हैं मर्ग।
आप ध्यान दोगे तो इसी को हम लोग बुग्याल भी कहते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में इसको बुग्याल भी कहा जाता है, इसको हम लोग प्याल नाम से भी जानते हैं, प्याल नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है, ये शीतोष्ण मुलायम घासें हैं। और आप देखो तो मर्ग के नाम पर यहाँ पर सोनमर्ग और गुलमर्ग देखने को मिलता है, जो कि मध्य हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। मध्य हिमालय फिर लघु हिमालय का ही पार्ट है, ये बातें भी ध्यान रखना। अच्छा, एक और हिमालय के संदर्भ में टॉपिक बनता है, प्रश्न बनता है कि जो हिमालय आपका है पूरा का पूरा, ठीक है, उसमें आंतरिक हिमालय कौन सा है और बाह्य हिमालय कौन सा, ठीक है। देखो ये 3 हिमालय श्रेणी है आपकी। एक आपकी बृहद हिमालय हो गया, ठीक है, सबसे बाहर वाला ये वाला आपका बृहद हिमालय हो गया, बीच वाला आपका लघु हिमालय फिर मध्य हिमालय हो गया, और लास्ट वाला आपका शिवालिक हिमालय हो गया। प्रश्न कई बार ये बनता है कि इनमें से कौन सी आंतरिक हिमालय किसको कहा जाता है, ठीक है, या फिर किसको बाह्य हिमालय कहा जाता है। देखो ये पूरा हिमालय श्रेणी है, ये एक चाप के आकार में, एक सर्किल के आर्क के आकार में, क्योंकि आर्क के आकार में है तो इसका सेंटर कहाँ पड़ा, सेंटर यहाँ पर पड़ा। अब इस सेंटर से अगर आप ध्यान दोगे तो जो सबसे पहला हिमालय आएगा, ठीक है, बृहद हिमालय, इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक हिमालय। याद करने के लिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आप लोगों को, याद करना। आंतरिक हिमालय आप लोगों को क्या हो गया, बृहद हिमालय हो गया, क्योंकि ये सेंटर से सबसे नजदीक है। सेंटर के सबसे बाहर कौन है भाई, बाह्य हिमालय, ये आप लोगों का हो गया शिवालिक हिमालय। तो आंतरिक हिमालय हम लोग बृहद हिमालय कहते हैं, और बाह्य हिमालय हम लोग शिवालिक हिमालय कहते हैं। आई होप कि ये सारी बातें आप लोगों को दिमाग में समझ में आ रही होगी। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर समझना प्रारंभ करते हैं लघु हिमालय के पूरे टॉपिक को, ठीक है। लघु हिमालय के पूरे टॉपिक को कहाँ है भाई, चलो इसमें समझते हैं लघु हिमालय के टॉपिक को। देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि पीर पंजाल के क्षेत्र को हम लोग जनरली लघु हिमालय में भी शामिल करते हैं, ठीक है, लघु हिमालय में भी शामिल करते हैं। अब पीर पंजाल के साथ साथ पूरा जो लघु हिमालय है उसको कई कई पार्ट में हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि देखो, एक आपका पीर पंजाल यहाँ पर हो गया, दूसरी जो यहाँ पर श्रेणी बनती है उसको हम लोग कहते हैं धौलाधर श्रेणी, ठीक है, धौलाधर श्रेणी। इसके बाद आप देखोगे तो ऐसे ही हम लोग पूरे रीजन में अन्य बहुत सारी श्रेणियों का नाम याद करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो नेपाल में महाभारत श्रेणी पड़ती है, फिर नाग डिब्बा पड़ता है, और लघु हिमालय आगे जाकर के ना थोड़ा सा आप लोगों का शांत हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पर बहुत इसकी ज्यादा ब्रांचेस देखने को नहीं मिलते, ठीक है। लघु हिमालय केवल यहीं तक, नाग डिब्बा तक आप लोगों को लास्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो भाई, पीर पंजाल जो हो गया आप लोगों का, पीर पंजाल जो हो गया, इसमें क्या है, यहाँ पर एक बनिहाल दर्रा है, बनिहाल पास है, जो कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ने का काम करता है, जम्मू और श्रीनगर को। इसके बाद आप हिमाचल प्रदेश में इसी लघु हिमालय का जो नाम है उसको आप धौलाधर नाम से जानते हो। किस नाम जानते हो, धौलाधर नाम से जानते हो, ठीक है। उत्तराखंड में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो उत्तराखंड में आपको इसको मसूरी श्रेणी के नाम से आता है, ठीक है, मसूरी श्रेणी नाम से आता है। घूमने का बड़ी शानदार जगह है, ठीक है। इसके बाद आप देखो तो नेपाल में इसको लोग महाभारत श्रेणी कहते हैं, नाग डिब्बा कहते हैं। तो ये जितने भी श्रेणियों का नाम आप देख रहे हो, इसको वेस्ट टू ईस्ट याद कर लेना। पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल के बाद धौलाधर, धौलाधर को जनरली हम हिमाचल पर्वत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उत्तराखंड में आपका मसूरी श्रेणी हो गया, फिर महाभारत श्रेणी हो गया, और फिर नाग डिब्बा हो गया। तो वेस्ट टू ईस्ट याद करने का क्रम बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट याद कर लेना। ये सारे आपके क्या हैं, लघु हिमालय का पार्ट है। जैसे कि देखो, धौलाधर जो आपका हिमाचल प्रदेश में, यहीं पर आपका शिमला पड़ता है, मनाली पड़ता है, डलहौजी पड़ता है, ठीक है। मसूरी आप देख ही रहे उत्तराखंड में पड़ जाता है आप लोगों का, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, याद रखोगे। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, याद रखोगे। ये सारे पॉइंट्स लघु हिमालय के संदर्भ में बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लघु हिमालय के संदर्भ में बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो भाई, ठीक है, अब देखो भाई, कुछ बातें हम लोग और डिस्कस करते हैं आप लोगों से। ये ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी बहुत कुछ खास है नहीं। आपको शिवालिक श्रेणी से पहले कुछ बातें और समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो, आप लोग जनरली एक टर्म सुनते हो और कई बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी बन करके आता है कि ये वैली कहाँ पर है, ये घाटी कहाँ पर है। तो मैं याद कराता हूँ, देखो याद करना। अगर मैं बृहद हिमालय की बात करूँ, ठीक है, तो ये आपका है ग्रेट हिमालयन या फिर बृहद हिमालय, ठीक है। बृहद हिमालय के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसे गैप देखने को मिलता है, पठार टाइप का देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर आपको लघु हिमालय देखने को मिलता है, लघु हिमालय देखने को, ठीक है। और उसके बाद फिर से आपको थोड़ा सा गैप देखने को मिलता है, और फिर यहाँ पर आप लोगों को इस शिवालिक देखने को मिलता है, शिवालिक देखने को, ठीक है। तो देखो, बृहद और लघु हिमालय, इनके मध्य में जो ये रीजन पड़ता है, जो पठारी क्षेत्र पड़ता है, ये एक खुला हुआ पठारी क्षेत्र है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं घाटी, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, घाटी। यहीं पर आप देखोगे ना, अब लोग कश्मीर के संदर्भ में जब न्यूज देखते रहते हैं घाटी में बहुत अशांति फैली हुई। घाटी क्या है, यही वो घाटी रीजन है। यहाँ पर आपका आता है कश्मीर, कश्मीर आपका आता है, यहीं पर आपका श्रीनगर आता है, ठीक है, श्रीनगर आता है, यहीं पर आपका बुलर झील आता है, ठीक
ठीक है, बुलर झील आता है। तो ये सब घाटी के ही पार्ट है। जब न्यूज में आप लोग सुनते हो ना कि घाटी में बहुत अशांति फैली हुई है, तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में जो पठारी क्षेत्र, जो प्लेटू रीजन है, इसकी बात यहाँ पर की जा रही होती है। इसके अलावा कुछ बातें और समझो भाई। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में जो आपका ये प्लेटू रीजन पड़ता है, इसको हम लोग जानते हैं दून नाम से। ठीक है, जैसे कि देहरादून। अब पूछेगा देहरादून कहाँ पर है, तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो कितना सिंपल याद कराया मैंने। ठीक है, देहरादून हो गया आप लोगों का। इसी में आप देखो यहाँ पर, तो इसको हम लोग द्वार नाम से भी जानते हैं, जैसे कि हरिद्वार। आपने सुना हरिद्वार का नाम, हरिद्वार। ठीक है, तो देहरादून, हरिद्वार, ये आपका लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में प्लेटू रीजन पड़ता है। तो याद कर लेना, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय के मध्य में ये जो क्षेत्र पाए जाते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, बेहद इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। इसके अलावा कुछ बातें यहाँ पर आप लोग और समझो भाई। ठीक है, कुछ बातें आप लोग यहाँ पर और समझो, जैसे कि इसी घाटी के अंतर्गत जो आपका बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में था, यहीं पर आपका कुल्लू कांगड़ा, काठमांडू, ये सब क्षेत्र भी आप लोग को यहीं पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहीं पर देखने को मिल जाता है। अब दो तीन बातें और समझिएगा, अब दो तीन बातें यहाँ पर आप लोग और समझना जो कि इंपॉर्टेंट है, और मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, लगभग हमने सारे हिमालय के पॉइंट डिस्कस कर लिया। कुछ जो पॉइंट बचा हुआ है मैं एक बार आप लोगों को समराइज कर दे रहा हूँ चीज़ों को देख करके, ताकि एटलीस्ट वो चीज़ें हमें एक बार यहाँ पर याद रहें। देखो, ये डिवीजन पर आएंगे, तो पहले ये डिवीजन देखते हैं, ये वाला डिवीजन। ठीक है, देखो हिमालय को हम लोग अभी जो हमने डिवीजन कर रहे थे हिमालय का, तब से जितना भी हमने अभी तक क्लास किया 30 मिनट में, वो हिमालय का जो डिवीजन हुआ है वो आप लोग का नॉर्थ टू साउथ डिवीजन हुआ है। आपने बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय देखा आपने, आपने उससे ऊपर पामीर ग्रंथ देखा, आपने उससे कुनलुन देखा, आपने उधर आपका हिंदू कुश देखा। ठीक है, ये सारे से आपने सुलेमान पर्वतश्रेणी देखा। तो ये सारे आपका नॉर्थ टू साउथ डिवीजन था जनरली। हिमालय के ही पूरे श्रेणी को हम लोग वेस्ट टू ईस्ट भी डिवाइड करते हैं, क्योंकि भाई वो 2500 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, तो वेस्ट टू ईस्ट तो डिवाइड होगा ही होगा। जनरली वेस्ट टू ईस्ट में डिवीजन क्या होता है, वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, एक डिवीजन ये भी होता है। लेकिन हम लोग नदियों के आधार पर, हम लोग नदियों के आधार पर, कुछ रिवर्स के आधार पर इसका डिवीजन और करते हैं। किन किन आधार पर, देखो भाई किन किन नदियों के आधार पर। आपका यहाँ पर पड़ता है इंडस नदी, इंडस नदी मतलब ये सिंधु नदी आप लोगों की होगी। ठीक है, ये बीच में आप लोगों की है सतलज नदी, सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी। अब देखो इंडस और सतलुज के मध्य में आप लोगों का आता है यहाँ पर पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय। अब देखो भाई, ये जो सतलुज नदी, सतलुज और काली नदी के मध्य में, ठीक है, सतलुज और काली नदी के मध्य में आपका यहाँ पर आता है कौन सा, ये है आपका कुमायूं हिमालय। क्या है, कुमायूं हिमालय, याद रहेगा। ठीक है, कुमायूं हिमालय। अब देखो भाई, अब जो आपका काली नदी और कोशी नदी, ठीक है, काली नदी और कोशी नदी के मध्य में आपका यहाँ पर नेपाल हिमालय पड़ता है। कोशी नदी और तिस्ता नदी, कोशी नदी और तिस्ता नदी, इसके मध्य में आपका सिक्किम हिमालय पड़ता है। और तिस्ता नदी और दिहांग नदी, इसके मध्य में आप लोगों का असम हिमालय पड़ता है। तो ये 5 वेस्ट टू ईस्ट आपको क्लासिफिकेशन याद रखने हैं। इन 5 क्लासिफिकेशन के लिए आपने यहाँ पर 6 नदियों को देखा है। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता रहा हूँ, ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर सब चीजें गड़बड़ झाला हो जाएंगी। ठीक है, देखो मैं आपको इसी में ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ताकि एटलीस्ट एक बार आप लोग को याद करना यहाँ पर ईजी रहे। ठीक, यहाँ पर आप लोग को याद करना क्या रहे, ईजी रहे। क्योंकि ये एक बार आप लोगों ने चीज़ें अगर याद कर लिया नोटबुक बना करके, आप लोगों को मजा आ जाएगा, फिर उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं। देखो हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, हम करते हैं यहाँ पर कि भाई ये आपकी सिंधु नदी है। ठीक है, ये आपकी सिंधु नदी है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग का बीच में आ रहा है एक नदी, जिसको हम कहते हैं सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी। तो सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। अब देखो सतलज और काली नदी, सतलज और काली नदी के मध्य में आपका यहाँ पर पड़ता है कुमायूं हिमालय। क्या पड़ता है, कुमायूं हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय। अब काली नदी और कोशी नदी, इसके मध्य में आप लोगों को यहाँ पर पड़ता है ये पूरा नेपाल हिमालय। कोशी और तिस्ता, इसके मध्य में आप लोगों को यहाँ पर पड़ता है सिक्किम हिमालय। ठीक है, सिक्किम हिमालय। और तिस्ता और दिहांग, इसके मध्य में आप लोगों का पड़ता है यहाँ पर असम हिमालय। तो ये वेस्ट टू ईस्ट जो क्लासिफिकेशन था हिमालय का, ये भी ध्यान रखना। ये प्रश्न प्रीवियस में पूछा हुआ है कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के मध्य में है, पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य में है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग को एक बार यहाँ पर ध्यान रखने पड़ेंगे। तो मैप के अंतर्गत हमने ये पॉइंट भी देख लिया। अब चूंकि हिमालय का ये एक विस्तार आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है, तो ये भी ध्यान रखना यहाँ पर, जैसे कि आपका ये है देखो शिवालिक की जो श्रेणी आ रही है ना,
उसी में आप देखो यहाँ पर, तो ये डाफला हिल पड़ता है आप लोगों का, ठीक है। डाफला के बाद आप लोगों का यहाँ पर पड़ता है मिरी, मिरी के बाद यहाँ पर आप लोगों का पड़ता है अबोर, ठीक है, अबोर, और अबोर का पड़ता है मिश्मी। तो डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये क्रम भी याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये क्रम भी पूछता है। कई बार ये क्रम नॉर्थ टू साउथ में भी पूछ लेता है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ में पूछ लेता है। तो दोनों पॉइंट्स आप लोग चीजें ध्यान रखोगे, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये क्रम आप लोग ध्यान रखो, वेस्ट टू ईस्ट में इंपॉर्टेंट क्रम है, अच्छा क्रम है। इसी के बाद आप देखो, तो यही जो आपका हिमालय का, जब यहाँ पे हिमालय नामचा पर्वत से मुड़ता है दक्षिण की तरफ, तो आपका हिमालय का एक जो हिस्सा है वो म्यांमार में चला जाता है, और जहाँ म्यांमार में जाता है उसको हम लोग अराकान यूमा कहते हैं। आपने नाम सुना होगा, म्यांमार में एक पर्वत श्रेणी है, उसको हम कहते हैं अराकान यूमा, अराकान यूमा। ये हिमालय का ही वो दक्षिणवर्ती विस्तार जा रहा है, और हिमालय का दक्षिणवर्ती विस्तार जो कि भारत में आ रहा है, वो आपका ये नागा हिल्स, पटकाई, बूम्स, ये सारा श्रेणी आपको यहाँ पर देखने को, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे आज की क्लास के। हिमालय का पूरा टॉपिक हमने यहाँ पर अभी डिस्कस कर लिया। अब एक टॉपिक और समझते हैं हम लोग, इंडो गंगेटिक प्लेन का डिवीजन किस पैरामीटर पे किया था, ठीक है। देखो इंडो गंगेटिक प्लेन क्या है, तो शिवालिक का आपका पूरा पर्वत श्रेणी है, जो शिवालिक की आपकी पूरी पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी के बाद क्या होगा, मैदानी क्षेत्र प्रारंभ होगा। लेकिन यहाँ से जो नदियां आ रही हैं शिवालिक से, वो नदियां अपने साथ क्या लेकर के आएंगी, कुछ ना कुछ अवसाद यहाँ पर लेकर के आएंगी, कुछ कंकड़ पत्थर लेकर के आएंगी, जो कि पर्वतों काट करके ले आ रही है, और वो शिवालिक के इस फुट हिल्स एरिया में क्या करती हैं, सब डिपॉजिट करती जाती है, सब डिपॉजिट करती जाती है। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मात्रा में गुलास, बजरी, मोटे बालू पाए जाते हैं, तो जो नदियां रहती है ना इस बीच में, भाबर की पूरे इस रीजन में, वो नदियां यहाँ पर गायब हो जाती है। अब देखो याद रखने का क्रम क्या है, भाबर, तराई, बांगर और खादर, ये क्रम ध्यान रखना। भाबर में नदियां जनरली गायब हो जाती हैं, नदियां पुनः प्रकट होती है तराई रीजन में, तराई रीजन का नाम ही तराई है, तो वहां पे नदियां क्या होंगी, पुनः प्रकट होंगी। भाबर के क्षेत्र में क्या होता है कि जनरली जो भूस्खलन से, जो लैंडस्लाइड से जो अवसाद मिलते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तराई रेंज में आपको नदियां पुनः प्रकट होती है, ह्यूमस और नाइट्रेट की मात्रा यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए अच्छी सॉइल मानी जाती है यहाँ पर भी। इसके बाद आपको दो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है, एक कहते हैं बांगर, एक कहते हैं खादर। पहले भाबर था, फिर तराई था, फिर बांगर और खादर। अब इनके क्रम को समझना, बांगर और खादर में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बांगर क्षेत्र है, ठीक है, बांगर क्षेत्र में 5 से 6 साल में एक बार बाढ़ आती है, फ्लड आता है। क्योंकि यहाँ पर 5 से 6 साल में एक बार फ्लड आता है, तो जो यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ का जो मिट्टी, जो नदियां अपने साथ यहाँ पर लेकर के आ रही है साधु को, वो 5 से 6 साल में एक बार डिपॉजिट कर रही है। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो पुरातन जलोढ़ मृदा कही जाती है, ओल्ड एलुवियल सॉइल कही जाती है, और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत बड़े बड़े कंकड़ देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये रीजन कहलाता है बांगर क्षेत्र, ओल्ड एलुवियल साइड है। आप ऐसे याद कर सकते हो, ब से बांगर, ब से बुजुर्ग, या फिर ब से बुढ़ा। तो ये जो सॉइल है ओल्ड एलुवियल सॉइल है, ये याद रखना। खादर क्या है, खादर मतलब ख से खून, तो खादर याद करो, ठीक है। खून किसका गर्म होगा, नवीन लोगों का गर्म होगा, ठीक है। तो नवीन जलोढ़, जो न्यू एलुवियल सॉइल है आप लोगों की, जो कि चूंकि यहाँ पर लगातार फ्लड आता रहता है, इसलिए इसको हम लोग नवीन जलोढ़ कहते हैं, और एक खादर रीजन कहलाता है, ठीक है। तो शिवालिक के जस्ट बाद आपको भाबर देखने को मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न पूछता है। भाबर में नदियां गायब हो जाती हैं, नदियां प्रकट होती हैं तराई रीजन में। इसका बांगर और खादर, तो बांगर क्या है, ओल्ड एलुवियल सॉइल है, खादर क्या है, न्यू एलुवियल सॉइल है। इतने पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखोगे, ये इंडो गैंगेटिक प्लेन का पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पेनिसुलर जो प्लेटू का पूरा रीजन है, इसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक अपने में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पेनिसुलर प्लेटू का पूरा डिवीजन हम लोग कल की क्लास में समझेंगे, और पेनिसुलर प्लेटू के साथ ही साथ भारत के जितने भी आइलैंड है, ठीक है, जितने भी आपके ये द्वीप हैं, उनको भी हम लोग पिछली क्लास में, अगली क्लास में डिस्कस करने वाले। एक बात और समझो भाई, हमने भारत की भूगर्भीय संरचना के आधार पर भारत को डिवाइड तो कर दिया, भारत की भूगर्भीय संरचना का निर्माण किस क्रोनोलॉजी ऑर्डर में हुआ है, एक बार ये भी समझते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इससे भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कई बार। भारत के सभी जितने भी यहाँ के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उनको हम लोग एक क्रम के अकॉर्डिंग इतने पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि अभी आप लोग यहाँ पर सामने देख रहे हो। सबसे पहला पार्ट कहलाता है आर्कियन समूह, आर्कियन रॉक सिस्टम। ये प्री कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम में सबसे प्राचीन है, क्योंकि लावा जब ठंडा हुआ था, बीच में जो ज्वालामुखी विस्फोट होता, वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, उसके कारण से जो लावा ठंडा हुआ था, उससे आर्कियन समूह का निर्माण हुआ है। इसी के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पर निस और ग्रेनाइट देखने को मिलता है, ठीक है। निस और ग्रेनाइट देखने को मिलता है, ये आर्कियन समूह का प्रकार है। आर्कियन समूह ही वो है, क्योंकि ये लावा के सूखने से जमा है, तो परतदार रवेदार फॉर्मेट में आपको ये पूरा आर्कियन समूह देखने को मिलता है, और निस और ग्रेनाइट इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, ठीक है। आर्कियन के डिपॉजिट और आर्कियन के इरोजन से, ठीक है, आर्कियन के अपरदन और इसके निक्षेपण से आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है।
धारवाड़ ध्यान रखना, धारवाड़ एक जगह है जो कि कर्नाटक में है। सबसे पहले ऐसी चट्टानें जो है वो कर्नाटक में पाई गई थी, कर्नाटक के शिमोगा और कर्नाटक के धारवाड़ जगहों पर। तो उसको हमने नाम दे दिया सॉरी, मैं कुड़प्पा पर मैंने मार्क किया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ धारवाड़ के बारे में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो वही धारवाड़ की बात मैं कर रहा हूँ। धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है वो कर्नाटक के शिमोगा और धारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चूंकि ये भी इरोजन और डिपोजिशन से बनी रहती है, किसकी, आर्कियन समूह के, तो यहाँ पर भी परतदार स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। प्लस इसके साथ साथ ये जिस टाइम पीरियड में इनका निर्माण हुआ, आर्कियन समूह का या फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानों का, उस समय जीव का एग्जिस्टेंस नहीं था, तो यहाँ पर आपको जीवाश्म देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों को जीवाश्म देखने को नहीं मिलता इन चट्टानों में, याद रहेगा, आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों। सबसे पहली बार जहां पर जीवाश्म देखने को मिलता है उसका नाम था कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्या है भाई, तो कुड़प्पा आंध्र प्रदेश में एक स्थान है, सबसे पहले यहाँ पर चट्टानें ही खोजी गई थी, तो इसका नाम रख दिया गया कुड़प्पा चट्टानें। कुड़प्पा चट्टानों में जनरली आपको बलुआ पत्थर, संगमरमर, ठीक है, जैसे कि राजस्थान में आपको तांबा भी यहाँ पर देखने को मिलता है कई जगहों पर, तो ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानें की जाती है। ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर बता रहा हूँ, सबसे पहले आर्कियन समूह, आर्कियन के निक्षेपण या फिर अपरदन से धारवाड़, धारवाड़ के निक्षेपण या फिर अपरदन से कुड़प्पा। एक क्रम याद करना, क्रम बहुत जरूरी है, ठीक है। कुड़प्पा के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानें, ये बात ध्यान रखिएगा। विंध्यन क्रम में अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो ये वही रीजन है जहाँ पर मध्य प्रदेश में आपका सबसे ज्यादा हीरा पाया जाता है, पन्ना का जो पूरा क्षेत्र है वो यहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कोयला बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण से यहाँ पर वनस्पतियां बहुत ज्यादा दब गई थी, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में आपको कोयला की मात्रा बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, कोयला की मात्रा आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप जो है, यहीं पर आपको काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, ब्लैक सॉइल, ये सारी चीजें आपको यहीं पर देखने को मिलती है, ये बात भी ध्यान रखना। तो ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर भी ध्यान रख लो, ठीक है, ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर भी ध्यान रख लो। अब याद करने का बहुत सारा तरीका है, जैसे कि एक तरीका मैंने अभी मैं बना रहा था, ठीक है, तो एक तरीका मैंने ये बनाया कि भाई आधा, आधा मतलब क्या हुआ, आर्कियन और धारवाड़, ठीक है, आधा। इसके बाद कु मतलब कुड़प्पा हो गया, ठीक है, कुड़प्पा हो गया, कुड़प्पा के बाद क्या है, वी, तो कुवी, ठीक है, विंध्यन हो गया, आधा कुवी गोंद, ठीक है, तो गोंदवाना और आपका दक्कन ट्रैप, ठीक है। तो आधा कुवी गोंद ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर है, आप चाहो तो इस ट्रिक को भी नोट करके याद कर सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने भी अच्छे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है याद करने को, वो आपको ट्रिक के फॉर्मेट में याद कराऊं, वो ज़्यादा इजी है, ज़्यादा अच्छा रहेगा याद करना, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे याद करना, ठीक है। तो इसको याद कर लो आप लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आई होप कि ये टॉपिक भी आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। देखो, अब आज की जो हमारी क्लास रही, इस क्लास के अंतर्गत हमने ये सारे टॉपिक डिस्कस किए। अब हम लोग अभी एक काम और करेंगे, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, परेशान मत होना, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। अभी हम लोग करेंगे पहले तो इस पूरे टॉपिक का छोटा सा रिवीजन। हमने अभी तक आज की क्लास में क्या क्या देखा, हमने देखा कि हम भारत का भौतिक विभाजन 5 प्रकार से करते हैं। पहले 2 पार्ट हमने क्या डिवीजन डिस्कस किया था, हमने देखा था हिमालय का जो उत्तरी पूरा पर्वतमाला श्रेणी है उसकी बात हम लोग करते हैं। सेकंड हम लोग बात करते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन की, तो आपने इंडो गैंगेटिक प्लेन में देखा भी कि जो 4 प्रमुख रीजन बनते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपके जो 4 प्रमुख रीजन बनते हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर, आपने वो रीजन यहाँ पर देखा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या देखा, हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आपने देखा कि हिमालय को हम लोग प्रमुख तौर पर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रांस हिमालय, ठीक है, फिर वृहत या फिर महान हिमालय या फिर हिमाद्री, उसके बाद लघु हिमालय, या फिर आपको हम लोग इसको कहते हैं मध्य हिमालय भी, और फिर कहते हैं शिवालिक। तो ये 4 क्रम आपने देखा। इसी के अंतर्गत आपने बहुत प्रमुख सारी चोटियां देखी, उनके क्रम देखे, उनके उनके आपने नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट आपने यहाँ पर ऑर्डर याद किया है, ऑर्डर देखा है। मैं उम्मीद करूँगा कि सब आप मैप में मार करके आगे बढ़ रहे हो। कल की जो हमारी क्लास होगी वहाँ पर हम लोग कोस्टल रीजन्स देखेंगे, आइलैंड्स को देखेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो, जो पूर्वालोकन है, जो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था होमवर्क के तौर पर, मैं एक बार क्वेश्चन के समराइज कराता हूँ कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आपको थे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ था जो कि बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन पर था कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। भाई गलत है, छठा सबसे बड़ा देश है ही नहीं, कल ही हमने डिस्कस किया है, 7वें स्थान पर आता है। बाकी के जो 6 देश है उनका क्रम भी आप लोग याद रखना, क्योंकि भाई प्रश्न वहां से भी पूछता है कि पहले नंबर पे कौन से, या फिर इनको आप अरेंज करिए उनके ऑर्डर में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सेकंड कह रहा है कि भारत जो है वो संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र को कवर करता है, सही बात है भाई, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, कल ही हमने डिस्कस किया था इस टॉपिक को, ठीक है, बात सही है। थर्ड कह रहा है कि जो कर्क रेखा वो देश के बीच से गुजरती है, सही बात है, 23.5 डिग्री से गुजरती है नॉर्थ में, सही बात है। तो लगभग लगभग भारत को ये क्या करती है, 2 भाग में डिवाइड करती है। चौथा कह रहा है कि भारत पूरी तरह से
ट्रॉपिकल रीजन में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में एग्जिस्ट करता है। नहीं भाई, कल ही मैंने कहा था उष्णकटिबंधीय के साथ साथ ये उपोष्णकटिबंधीय में भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र होता है। लेकिन भारत क्या है भाई, कर्क रेखा के उत्तर में भी तो भारत एग्जिस्ट कर रहा है। तो भारत केवल अब पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है, उष्णकटिबंधीय के साथ साथ ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो सेकंड और थर्ड ये दो ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को क्या हो गया, सही हो गया। अब देखो, कोई अगर इस प्रश्न को देखेगा कहेगा सर ये प्रश्न तो बड़ा नया प्रश्न। नहीं भाई, सेम प्रश्न 2006 में पूछा गया था, इसी प्रश्न को बस थोड़ा सा फॉर्मेट इसने चेंज कर दिया। देखो 4 स्टेटमेंट यहाँ पर भी है, 4 स्टेटमेंट यहाँ पर भी है। स्टेटमेंट बस इसने क्या किया हुआ, एक स्टेटमेंट इसने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, हमको पता है भाई 7वां बड़ा देश है, सेम क्वेश्चन है, आप इसको गलत काट दोगे। कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, सही बात है भाई, ये हमने डिस्कस भी किया था। थर्ड देखो, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, नहीं अभी हमने देखा पहले वाले क्वेश्चन में ही, ये उष्णकटिबंधीय के साथ साथ ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी, इसको गलत मान लो। और चौथा देखो, माना क्या उत्तर रेखा की बात कर रहा है, यही इसने एक पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ था, बाकी क्वेश्चन एकदम सेम है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम सेम है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करेंगे आप लोगों के। अगर आप ये उम्मीद करके जा रहे हो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन आया हुआ है सेम टू सेम एक एक शब्द रिपीट कर देगा, तो ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया अच्छे से, आपने उसको अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो क्वेश्चन की संख्या ज्यादा मिल जाती है जो कि आपको पहचाने हुए क्वेश्चन लगते हैं। इसलिए पीओआई की बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो भाई, देखो फिर से वही क्वेश्चन है, हम डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको बस कुछ प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ध्यान समझना। प्रश्न पूछा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। कल मैंने आपको एक ट्रिक याद कराया था, क्या, गमछा झार मित्र पर, याद है, गमछा झार मित्र पर, गमछा, 6 से छत्तीसगढ़ भी हो गया, ये भी हो गया भाई, उत्तर प्रदेश तो आ ही नहीं रहा, उत्तर प्रदेश तो जाती ही नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फिर से वही क्वेश्चन है, कर्क रेखा के उत्तर में कौन है, तो देख लो भाई कर्क रेखा पर कौन कौन है। ठीक है, गमछा झार मित्र पर आपको याद है, तो मित्र पर देखो, मित्र पर, गमछा, झा, ये तीनों झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये तीनों क्या है, आपकी कर्क रेखा पर एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके उत्तर में क्या बचा, मणिपुर। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो एक प्रकार का क्वेश्चन जो कि जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिला है और उसका मुझे भी कोई लॉजिक समझ में नहीं आया, मतलब ये मैं माफी चाहूंगा, मुझे भी इसका लॉजिक बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो आप लोगों को अगर उसका कुछ ट्रिक पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर क्या स्थित है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं पता भाई, अब इसमें क्या ही एजम्पशन करें, क्या ही तुक्का मारे। ठीक है, अगर हम ये भी सोचें कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है तो कुछ सोच भी सकते हैं, लेकिन ये सारे वही जिले हैं जो कि उन राज्यों में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब क्या किया जाए, पता तो कुछ नहीं है, छोड़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से वही पूछा हुआ है, 2 ही क्वेश्चन मुझे देखने को मिला पूरे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, यही 2 क्वेश्चन। फिर से प्रश्न पूछा कि कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ कौन है, सबसे निकट कौन है। अब भाई देखो, इसीलिए कहता हूं ना मैं कि हमेशा आंसर बुकलेट या फिर बुक आपके काम नहीं आएगी, कभी कभी आपको खुद का एनालिटिकल क्षमता भी रखनी पड़ेगी। अब इसने क्या किया हुआ एक्सप्लेनेशन में, इसने 4 शहरों का नाम दिया, जो 4 शहर ऑप्शन में थे, उनका अक्षांशीय लोकेशन दे दिया और कह रहा कि मैच करा लो कौन सा निकट है। भाई आपको क्या ये अक्षांशीय लोकेशन हर जिले का याद है, नहीं याद है, तो आप इसको यूज तो कर ही नहीं सकते कभी अपने आंसर में, क्वेश्चन पेपर में। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि बाउंसर है, मैं ये कहूंगा कि याद कर लो अभी के लिए। ठीक है, देखा जाएगा क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पता हो कि अच्छा आंसर क्या होगा तो बताना। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा कि कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। कल हमने डिस्कस किया था, माही रिवर ऐसी रिवर है। अब देखो ये जो टाइप का क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हम लोग को याद करना है, इन क्वेश्चंस की हम लोग को प्रैक्टिस करनी है। दरअसल देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने डिस्कस भी किया था कि भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि, अर्धरात्रि मतलब 12 बज रहा है एग्जैक्टली रात का, किस पर, तो ये 82 डिग्री 30 मिनट की बात कर रहा है। भाई यही तो हमारा मानक याम्योत्तर रेखा है। ठीक है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पर आपकी अर्धरात्रि मतलब 12 AM हो रहा है। कह रहा है कि एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है। अब समझना, सुबह का 6 बज रहा है एक जगह पर, जबकि भारत में क्या हो रहा है, आपका भारत के मानक याम्योत्तर पर रात का 12 बज रहा है। मैंने आपसे कल भी क्लास में समझाया था कि हमेशा जो सूरज है वो पूर्व दिशा में पहले निकलता है। ठीक है, पूर्व दिशा में पहले दिखता है, निकलता तो क्या ही है, बचपन से हम लोग गलत चीजें पढ़े रहते हैं, लेकिन पूर्व दिशा में पहले दिखता है। तो बात समझना, सुबह 6 बज रहा है उस समय जब भारत के मानक याम्योत्तर पर 12 बज रहा है रात का। इसका मतलब है कि ये जो लोकेशन है ये भारत के पूरब में है। पहले तो इस बात को ही समझो कि पूरब और पश्चिम का ये कॉन्सेप्ट आ कहां से रहा है। तो भारत के पूरब में एक लोकेशन है जहां पर सुबह का 6 बज रहा है,
जबकि भारत के मानक यानी उत्तर पर 12 बज रहा है। कितने घंटे का डिफरेंस है? 6 घंटे का डिफरेंस है। 6 घंटे का डिफरेंस है। कल मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पर और समझाया था। मैंने क्या कहा था भाई? मैंने कहा था देखो भाई, ध्यान रखना आप लोग इस बात को कि जो 4 डिग्री देशांतर होता है, जो 4 मिनट होता है, ठीक है, देखो 1 डिग्री देशांतर जो होता है, लॉन्गिट्यूडनल जो होता है, ठीक है, ये 4 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम 60 मिनट की बात करें, अगर हम 1 घंटा की बात करें, तो ये आपका 15 डिग्री देशांतर की बात करता है। 15 डिग्री देशांतर की बात करता है। यहाँ पर कितने घंटे की बात हो रही है? यहाँ पर 6 घंटे की बात हो रही है। तो 6, ठीक है, 6 घंटे की बात हो रही है, तो आप समझो 1 घंटा आपका 15 डिग्री के बराबर है, तो 6 घंटा कितने के बराबर होगा? तो 15 गुणे 6, 90 से आप यहाँ पर क्या करोगे? एडिश कर दोगे। ठीक है, 90 यहाँ पर आप लोगों को ऐड करना रहेगा। ठीक है, तो 82 डिग्री 30 मिनट में 90 जोड़ दो, जो आपका आंसर आएगा वही यहाँ पर होगा। किस डायरेक्शन में? तो पूरब डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन की बात कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ये वाला? एक बार मैं फिर से इसी क्वेश्चन को समझाता हूँ, इसी प्रकार के क्वेश्चन को समझाता हूँ, ताकि चीजें याद करना आपके लिए थोड़ा सा इजी रहे, समझना थोड़ा सा इजी रहे। देखो क्या ना कि भारतीय मानक यामोत्तर पर मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूरब, ध्यान रखना पूरब पर कितना हो रहा है? मध्याह्न है, मतलब 12 पीएम हो रहा है, 12 पीएम हो रहा है। तो 120 डिग्री पूरब देशांतर पर, पूरब की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर टाइम आगे चल रहा होगा। अब एक काम करो, पहले तो आप 120 डिग्री और 22 डिग्री 30 मिनट इसके बीच का डिफरेंस ले लो। ठीक है, तो 30 मिनट यहाँ पर बचा, और ये आपको बचा 9 में से 2 गया 7, 11 में 60 गया यहाँ पर आप लोगों का, ठीक है 3, तो 37 डिग्री 30 मिनट आप लोगों का आ रहा है डिफरेंस इनके मध्य में। अब मैंने आप लोगों से कहा था कि 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर होता है, तो 37 डिग्री कितने के बराबर होगा? ये कैलकुलेट कर लो, और उतना टाइम आप लोगों को 12 बजे में जोड़ना रहेगा। ठीक है, देखो जैसे इसने क्या किया भाई, इसने कहा कि 37 डिग्री 30 मिनट को इसने 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, तो इसने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 150 मिनट आ रहा है, करीब 2 घंटा 30 मिनट समय आ रहा है। तो 12 बजे के 2 घंटा 30 मिनट आगे, मतलब 2:30 बज रहा होगा उस लोकेशन पर, ये फाइंड आउट करना है आप लोगों को। टीसेट का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में पूछा हुआ एनालिटिकल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कल हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में अभी भी नहीं आया है तो एक बार कमेंट में बता देना, मैं फिर से इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। जब तक समझ में नहीं आएगा हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, मानक याम उत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है? मकाऊ, हमने कल याद किया हुआ था, बेसिक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमाणिक मध्याह्न रेखा क्या है? 40, ठीक है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा? हमने कल डिस्कस किया था, 82 डिग्री 30 मिनट, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन क्लियर है ना? ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है। भारत का सबसे सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कहाँ पर है? ठीक है, राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। हमने पूरा कल इंडिया का मैप समझा था, हमने कल पूरा इंडिया का मैप समझा। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको फिर समझा भी दे रहा हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पर भारत का मैप होगा मैं आपको यहाँ पर समझा भी दे रहा हूँ। देखो ध्यान दीजिएगा, ये है आपका भारत का मैप। अब प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्टेट की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? बांग्लादेश में बहुत सारा उपद्रव मच रहा है, तो प्रश्न संभव है कि प्रश्न एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले। देखो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 3 क्या हो गया आप लोगों के? ये बांग्लादेश से नहीं लगते। बांग्लादेश से लगता क्या क्या है? त्रिपुरा लगता है, मेघालय लगता है, असम लगता है, वेस्ट बंगाल लगता है। सिंपल सा मैप है, याद कर लेना। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हुए। तो जो कल 22 क्वेश्चन हमने दिया था, अगर उन 22 क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन नंबर आप लोग, क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर दोनों चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। अगली क्लास में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी जहाँ पर हमने हिमालय श्रेणी को समझा, अगर इसमें भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आया होगा तो बताना जरूर, प्लस अगर समझ में आया होगा तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।